हेलो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको हम PYQ के थ्रू करने वाले हैं। मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है, और उनको सॉल्व करके चेक करेंगे कि हमको कितना आता है। और जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते, इवन अगर हमको आते भी हैं, उन क्वेश्चंस का भी हम नीचे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे हमारी जो हमारा कनेक्शन है क्वेश्चंस के साथ में और सब्जेक्ट के साथ में वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन जो है आपके CDS 1 2025 एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज की सहूलियत के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन को रखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि अगर इंग्लिश में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो हिंदी में भी आप पढ़ करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप लोग भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप ही के एग्ज़ाम से आए हुए हैं। या तो आप इन एग्ज़ाम्स को देंगे आगे जा करके, या इनसे ही रिलेटेड एग्ज़ाम्स को देंगे आगे जा करके। ठीक है, तो ये आपको हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सेकेंडरी वेव के ऊपर पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स एस वेव। सेकेंडरी वेव को ही एस वेव्स कहते हैं, जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो ये दो स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा या एक से ज़्यादा दोनों स्टेटमेंट सही हैं जो सेकेंडरी वेव या एस वेव के लिए सही माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो नीचे जो ये लाइन लिखी हुई है इसमें यहाँ पर आर करेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इन दोनों में से सही चुनना है। आप लोग जब भी पेपर सॉल्व करने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं, या आप घर पर ही अपने PYQ सॉल्व कर रहे हैं, तो याद रखिए, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन में से सही उत्तर छांटना है या उसका गलत निकालना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। पहले वाले हम ऑप्शन को पढ़ते हैं जो दिया हुआ है, दे क्रिएट ट्रॉट एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू द पास। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, जिस मटेरियल में से ये निकलते हैं, उस मटेरियल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये जरूर करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये दो चीज़ें जो लिखी हुई हैं, जिस मटेरियल में से ये निकलते हैं, क्या उस मटेरियल में ये चीज़ें ये करते हैं? तो आपने जितने भी लोगों ने अगर अर्थक्वेक वेव्स को अच्छे से पढ़ रखा है, या इसके पहले वाला मेरा वीडियो देख रखा है, उसमें मैंने क्लियरली ये बात बताई हुई है कि यस, सेकेंडरी वेव्स ये चीज़ करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया आपका। अब दूसरे स्टेटमेंट में आ जाते हैं। ये डायरेक्शन का पूछा गया है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। क्या लगता है ये वाला सही है? ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, इसी के साथ इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कुछ कहानी समझ में नहीं आई है, और जिनको आ गई है कहानी समझ में उनका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया हुआ है, ये देखिए। अब अर्थक्वेक वेव्स जो हैं, यहाँ पर मैंने इनको लिख रखा है कि दो तरह की होती हैं। पहली होती है बॉडी वेव, दूसरी होती है सरफेस वेव। आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो एस वेव पे आया हुआ है। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अर्थक्वेक्स के बारे में। देखिए, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक होता है शेकिंग ऑफ अर्थ। क्या होते हैं? शेकिंग ऑफ अर्थ, धरती का हिलना। ठीक है, एनर्जी के रिलीज होने से धरती का हिलना, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं हम सरफेस पर। ठीक है, समझ में आया। अब जो एनर्जी जहां से निकलती है उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहा जाता है? उस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है फोकस। और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है उसको हाइपो सेंटर। ठीक है, हाइपो सेंटर कहा जाता है। अब जहां पर ये जो एनर्जी निकल रही है सबसे पहले जहां पहुंचती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आई है, क्योंकि आगे जो PYQ आने वाले हैं, आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो थ्योरी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। तो आप अगर यहाँ पर अगर थ्योरी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन को आप ईजिली टैकल कर सकते हो। समझ में आया है यहाँ पे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक लेयर है जो सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर के तो 200 किलोमीटर तक फैली हुई है, और लिथोस्फीयर के नीचे आपको देखने को मिलती है एस्थेनोस्फीयर। क्या देखने को मिलता है आपको? एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलती है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर
जो है यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं कि मैग्मा चैम्बर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर आपको मैग्मा चैम्बर देखने को मिलता है। मैग्मा चैम्बर वैसे आपके दो जगह पर मिलते हैं, पहला मिलता है आपको एस्थेनोस्फेयर में और दूसरा आपको मिलता है आउटर कोर में। अब देखो सरफेस ऑफ अर्थ पर जितने भी जो मतलब वॉल्केनो के माध्यम से जितना भी लावा आपको बाहर निकलता है, मैग्मा लावा के फॉर्म में जितना भी बाहर निकल के आता है सरफेस ऑफ अर्थ पर, ज़्यादातर वो एस्थेनोस्फेयर से ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आउटर कोर में जो मैग्मा चैम्बर बैठा हुआ है वो बिल्कुल भी मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर निकाल ही नहीं रहा है। ये जो आउटर कोर का जो मैग्मा होता है ये बाहर आता है हॉटस्पॉट वाली जगहों पर। समझ में आया? यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो ये दो तरह की होती हैं, पहली बॉडी वेव, दूसरी सरफेस वेव। बॉडी वेव फर्दर जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, पहली पी वेव, दूसरी एस वेव, और इसी एस वेव पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब जो सरफेस वेव है वो आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होंगी, पहली लव वेव, दूसरी रिले वेव्स। ठीक है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दीजिए क्योंकि कंटेंट आपके बहुत काम का है। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो मैंने आपको जो अभी डिस्क्राइब किया हुआ है, जो वेव्स के पार्ट्स मैंने आपको अलग अलग बताए हुए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आईएमपी है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, समझ में आया आपको? अब मैं आपको पी और एस वेव के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एस वेव पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पी वेव पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। ठीक है, हो सकता है कि पी वेव पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हमको थोड़ा सा पी और एस वेव दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये रहा, देखो ये जो पहली जो चीज़ है ये पी वेव के बारे में इन्फॉर्मेशन है और ये जो है ये एस वेव के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, पी वेव है वो मूव फास्टर है, मतलब कि वो बहुत तेज़ चलती हैं। अब जब ये तेज़ चल रही हैं तो ये जल्दी से सरफेस पर पहुंच जाएंगी, इसका मतलब ये प्राइमरी वेव्स कहलाएंगी। कहने का मतलब ये कि पी वेव को प्राइमरी वेव्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेज़ चल करके सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब ये सब बहुत जल्दी चल के सरफेस ऑफ अर्थ पर इसीलिए भी पहुंच रही हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे इनको रोकने वाली कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो इनको रोक ले। ठीक है, कोई रोक ले, ये इसका मतलब ये तीनों मटेरियल में से निकल जाती हैं। पहला है गैशियस मटेरियल, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है सॉलिड। इसी वजह से इनको साउंड वेव के सिमिलर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये पैरेलल डायरेक्शन ऑफ वेव के लेवल पे वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, ये जो मटेरियल है ये मटेरियल में क्रिएट करती हैं, डेंसिटी डिफरेंस मटेरियल के अंदर क्रिएट कर देती हैं, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 को भी आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ जो होती है बहुत शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एस वेव। अगर हम एस वेव की बात करें तो इनको सेकेंडरी वेव कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये कुछ समय के बाद सरफेस ऑफ अर्थ पर जाती हैं। क्यों पहुंचती हैं कुछ समय के बाद? क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास हो सकती हैं, लिक्विड और गैशियस मटेरियल से ये पास नहीं हो सकती। ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक है, सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास होंगी तो सब जगह सॉलिड मटेरियल तो होगा नहीं। ठीक है, कहीं पर गैशियस मटेरियल होगा तो यहाँ से साइड में चली जाएंगी, लिक्विड होगा तो यहाँ से कहीं और चली जाएंगी, और फिर कहीं जाकर के इनको सॉलिड मटेरियल मिलेगा तो फिर ये निकलेंगी उस सॉलिड मटेरियल से। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी वेव जो है हमारी, इसका शेडो जोन कहीं ना कहीं पी वेव के शेडो जोन से ज़्यादा होगा। ठीक है, शेडो जोन जो होगा कहीं ना कहीं हमारा एस वेव का ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा पी वेव के कंपैरिजन में, और यही नीचे आपके लिखा हुआ है कि जो शेडो जोन है वो आपका पॉइंट नंबर 8 देखिए कि जो शेडो जोन है एस वेव का वो बड़ा होता है पी वेव के कंपैरिजन में। ठीक है, 6 नंबर वाले पॉइंट को आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये क्या क्रिएट कर देती हैं, ये क्या, यही तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। इन दोनों वर्ड्स को देखिए, ये आपके एनसीईआरटीज़ के वर्ड्स हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये देखिए, ये दोनों वर्ड्स को देखिए, ये बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं, बिल्कुल आपके शब्द बिल्कुल चेंज भी नहीं हुए हैं और बिल्कुल वैसे का वैसा ही कहते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? लेकिन एस वेव की एक खासियत होती है, ये साइंटिस्ट को काफ़ी हेल्प करती हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर अर्थ का समझने के लिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, याद रखिएगा ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, ये बात बिल्कुल तरीके से याद रखिए क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसी से घूमकर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ जो है इसकी वो मीडियम साइज़ की होती है। ठीक, समझ में आया आपको अभी तक? चलिए आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 91 है, ये CDS 2 का क्वेश्चन है आपका।
CDS 2 से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें आपकी जो है रेक्टर स्केल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये जो होती हैं ये अर्थक्वेक वेव्स को मेज़र करने के काम आती हैं। दो तरह की स्केल्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। दो तरह की स्केल्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। पहली रेक्टर स्केल होती है, दूसरी मर्काली स्केल होती है, ठीक है। तो ये दो तरह की स्केल के बारे में आपने सुना होगा। रेक्टर स्केल पे क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है इसी के दूसरे टाइप पर अगली बार क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कौन सा करेक्ट है ये बिल्कुल याद रखना है कि हमको इसमें से सही निकालना है आंसर, ठीक है। इट इज़ द इंटेंसिटी स्केल ऑफ एन अर्थक्वेक। क्या ये एक इंटेंसिटी स्केल होती है? बिल्कुल नहीं होती। अगर आपने एनसीईआरटी को एक भी बार ठीक से पढ़ा होगा ना, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कि ये इंटेंसिटी स्केल नहीं है, ये तो एक मैग्नीट्यूड स्केल है, ठीक है। चलिए अब इसी वजह से तो आंसर हमारा आ ही चुका है, ठीक है। आंसर हमारा आ ही चुका है, बी और डी में से होना चाहिए, ठीक है। अब हम सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। रेक्टर स्केल इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी से उठ के आई हुई है। शब्द बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, शब्द बिल्कुल भी नहीं बदले हैं यहाँ पे। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि पूरी एनसीईआरटी से उठ के आई है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है तो ओनली 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थक्वेक को मेज़र करने की, कि अर्थक्वेक को कैसे मेज़र किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका क्वेश्चन ही है जिस पर बना हुआ है रेक्टर स्केल के ऊपर, तो ये एक मैग्नीट्यूड स्केल है। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड स्केल है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला ऑप्शन हमने जो गलत यहाँ पे टिक किया था कि ये वाला गलत होना चाहिए हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग, हम सही साबित हुए, बिल्कुल गलत हो गया। इंटेंसिटी स्केल है ही नहीं, वो तो मैग्नीट्यूड स्केल है, ठीक, वो तो एक मैग्नीट्यूड स्केल है, ठीक। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर देखते हैं आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो नंबरिंग्स होती हैं, इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 से 10 होते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये अर्थक्वेक कोई तो मेज़र करने के लिए होते हैं। हम सुनते हैं ना कि इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो गया, बिल्डिंग्स नीचे गिर गए हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई है या लोगों की मौत भी हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड में तो कहीं ना कहीं हम उसको नापने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड में अर्थक्वेक को नापा गया है या मेज़र किया गया है तो याद रखिए वो रेक्टर स्केल से किया गया है। अब जिस लाइन की मैं आपको बात कर रहा था वो लाइन ये रही नीचे, वो लाइन ये रही, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। आप चाहें तो एनसीईआरटी को खोल के देख सकते हैं। क्या लाइन लिखी हुई है? द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। जो एनर्जी अर्थक्वेक के टाइम पे रिलीज हो रही है, मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ में डील करता है। समझ में आया? जो एनर्जी अर्थक्वेक के टाइम पे रिलीज हो रही है, कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड उसी एनर्जी के साथ में रिलेट करता है और वहीं पे रीडिंग निकाल करके आपको सरफेस ऑफ अर्थ पर देता है। सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको निकाल करके ये रीडिंग को देता है। हम समझ पाते हैं कि इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया होगा, ठीक है। अब एक और हम स्केल की बात कर लेते हैं जो भी अपने आप में आईएमपी है, ठीक है, अपने आप में आईएमपी स्केल है। देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप इसका जो भी आप प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन मैं इसको मर्कली स्केल बोलूँगा, ठीक है। और ये है इंटेंसिटी स्केल है, वो मैग्नीट्यूड थी और ये इंटेंसिटी। याद रखो उनने क्या किया, ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया और इसकी रीडिंग जो रहती है वो 1 से 12 के बीच में मानी जाती है। अब इसमें क्या है कि इसकी रीडिंग हमेशा रेक्टर स्केल से ज़्यादा होगी, हमेशा रेक्टर स्केल से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ पर जो विजिबल डैमेज है इवेंट की वजह से जो हुआ है, अर्थक्वेक की वजह से हुआ है, ये उसको मेज़र करता है। अब विजिबल डैमेज में क्या क्या आ जाता है? मान के चलिए बिल्डिंग गिर गई हैं या लोगों को हानि हुई है, लोगों की मौतें हो गई हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए हैं, काफ़ी बड़ी समस्या हो गई है, ठीक है, फ्लड वगैरह आ गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को मर्कली स्केल रीडिंग निकाल के देता है और ये हमेशा याद रखिए रेक्टर स्केल से हमेशा ज़्यादा ही होगी, ठीक है। और ये लाइन बिल्कुल आईएमपी है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये लाइन इस बार पूछ ली जाए, याद कर लीजिएगा इसको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए आया है NDA 1 2025 से, NDA 1 का क्वेश्चन है ये। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये आया हुआ है आपका एल वेव या लॉन्ग वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक इज करेक्ट। कौन सा सही है लॉन्ग वेव के बारे में जो कि अर्थक्वेक के द्वारा जनरेट की जाती हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, हिंदी वाले ऑप्शन ये भी देखते चलिएगा। वे पृथ्वी की परिधि का अनुगमन फॉलो करते हैं। क्या वे पृथ्वी की परिधि का अनुगमन करते हैं, फॉलो करते हैं? क्या फॉलो करते हैं? अर्थ के सरकमफेरेंस को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करते हैं, ये बात एकदम करेक्ट है।
अगला क्या है, दे ट्रेवल एट मोर और लेस एट अ कांस्टेंट रेट, वे कमोबेश एक नियत स्थिर दर से गमन करते हैं। देखो ये बात बिल्कुल है कि कांस्टेंट रेट पर तो बिल्कुल भी एल वेव या लॉन्ग वेव ट्रेवल नहीं करते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अभी तक। ठीक है ना, तो इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेंगे आगे चल के। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी से संबंधित, एक और क्वेश्चन है। देखो ये रहा 84 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये एस वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जो एस वेव के बारे में एक्सप्लेन की हुई थी चीज़, अब उससे कोशिश कीजिए एक बार इसको सॉल्व करने की। याद रखो यहाँ पर हमको गलत ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी तो बताया सेकेंडरी वेव कहलाती हैं, कुछ समय के बाद पहुंचती हैं क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही होकर के गुजरना पसंद करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका शेडो जोन एरिया बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को थोड़ी देर रुकते हुए मैं सी और डी पर आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, कारण इसका कुछ और है, मैं आपको समझाता हूं अभी। देखो ऑप्शन नंबर सी पढ़ो एक बार, एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर। अब आप इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अर्थ का आउटर, अगर आप लोगों ने अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है ठीक से, क्रस्ट, मेंटल और कोर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप लोग ये अच्छे से जानते होंगे कि अर्थ का जो आउटर कोर है कहीं ना कहीं वो लिक्विड है, टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और आउटर कोर में थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहीं पर क्या है, यहीं पर एक मैग्मा चैम्बर भी आपको देखने को मिलता है। कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक मैग्मा चैम्बर देखने को मिलता है, और इसका भी मैग्मा लावा के फॉर्म में सरफेस ऑफ अर्थ पर जाता है, लेकिन हॉटस्पॉट एरियाज में। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखो अगला चेक कर लेते हैं। सेस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ्स आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड। अब आप यहाँ पे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सी और डी दोनों जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का आंसर बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो लिक्विड है, तो जाहिर सी बात है कि डी वाला सही है तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि सी वाला भी सही ही होगा, क्योंकि सॉलिड से ही तो ट्रेवल कर पाएगा एस वेव, आउटर कोर से इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो लिक्विड है। तो थोड़ा सा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो डी वाला इसका हमारा आंसर सही, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला गलत है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एंड हाईवे ओवरपासेस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी एक चीज़ बताई थी, मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा देता हूँ। एक बार आप लोग खुद अपने नॉलेज पे एक बार इस चीज़ को चेक कीजिएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये पॉइंट नंबर 6 को आप एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको इस वाले क्वेश्चन का जवाब बड़ा ईजी मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल जाएगा, मतलब इतना इसमें लफड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, समझ में आया आपको? यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या। हाँ देखो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपका है एनडीए 1 2023 से। किससे है ये? एनडीए 1 2023 से, क्वेश्चन नंबर 51 चेक कीजिए। हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया हुआ था कि फोकस और हाइपोसेंटर, ठीक है, फोकस और हाइपोसेंटर क्या होते हैं, ठीक है, और जो एपीसेंटर होता है, वो क्या होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फोकस और हाइपोसेंटर वो जगह होती हैं जहाँ से एनर्जी सबसे पहले रिलीज होती है। उस जिस जगह पर सबसे पहले एनर्जी पहुँचती है उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं, और ये एपीसेंटर फोकस के नज़दीक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं उल्टी लिखी हुई है, यहाँ पर हाइपोसेंटर की जगह एपीसेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला तो भैया गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला गलत हुआ तो कहीं ना कहीं इस वाले को भी गलत करना पड़ेगा और इस वाले को भी गलत करना पड़ेगा। हमको यहाँ कौन सा निकालना है? करेक्ट निकालना है, सही वाला निकालना है, ये बात बिल्कुल याद रहे। अगला पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल। जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। ये बात मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। सेकंड वाला सही हो गया। पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सही है ना, पी वेव जल्दी जल्दी चलती हैं क्योंकि वो सॉलिड, एक मिनट, क्योंकि वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों मटेरियल में से पास होने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल गया अभी तक के नहीं मिला। ठीक है, पी तरंगें तीव्र गति से चलती हैं और भूतल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, सही है कहीं ना कहीं ये वाला।
ठीक है, याद रखिए एनडीए 1 में आया हुआ है, ये 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। चलो आगे देखते हैं, कुछ है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एनडीए में ही पूछा गया है और ये 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा घूमा हुआ पूछ रखा है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ पे पूछ रखा है ये। तो कुछ लोग इसमें गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लिखेंगे, कुछ लोग इसमें लेहमान लिखेंगे, लेकिन अगर आप सीधे सीधी बात करें तो इसका आंसर तो यही है, ठीक है, इसका आंसर तो यही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसका एक चार्ट बता देता हूँ, अगर उस चार्ट को आप याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे चार्ट समझ लो आप, क्या लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूटीज हैं सारी की सारी जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, उन सबकी थ्योरी लेकर के आ गया हूँ मैं। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ये ट्रांजिशन जोन है अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, इसको आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका मुझे नहीं पता। मोहरविक जो डिसकंटिन्यूटी ट्रांजेक्शन जोन है क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, रेपिटी जो है वो आउटर एंड इनर मेंटल के बीच में है, गुटेनबर्ग जो है वो मेंटल एंड कोर के बीच में है, लेहमान जो है वो आउटर एंड इनर कोर के बीच में है। तो आपको लास्ट वाले का आंसर क्वेश्चन का ये मिल गया होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप C4 क्रस्ट से याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना, इसको M फॉर मेंटल और C फॉर क्रस्ट से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी मैंने CDS और एनडीए के क्वेश्चंस को ही आपके साथ डिस्कस किया गया है, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से यूपीएससी सीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन सीएपीएफ में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जियो साइंटिस्ट में भी आते हैं। इन तीनों एग्जाम का एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊँगा जिसमें 2 से 3 साल या 4 साल के जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड होंगे मैं आपके सामने ला करके रख दूंगा। हम लोग साथ में मिलकर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखिए रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो। अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे नॉलेज वाले वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। धन्यवाद एंड जय हिंद।